हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससीसी क्लासेस। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज जो है 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसका क्या है, छठा लेक्चर है। तो 5वें लेक्चर में हमने पढ़ा था हेनरी के नियम तक। तो हेनरी का नियम क्या होता है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए देखिएगा कि हेनरी का नियम क्या होता है। जैसे मान लो कि किसी विलियन में, ठीक है, कोई द्रव है, मान लो इसमें अगर गैस घोली जा रही है, ठीक है, इसमें गैस घोली जा रही है, तो देखिएगा कि जो गैस इसमें घोली जा रही है, ठीक है, वो क्या करेगा, जब गैस इसमें घोली जाएगी किसी द्रव में, तो ये कुछ ना कुछ दाब लगाएगी। ठीक है, ये क्या करेगी, दाब लगाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर कि गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, ठीक है, जो गैस है, गैस की द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, वह जो है बिलियन में उपस्थित, ठीक है, बिलियन में जो गैस का मोल प्रभाज होगा उसके समानुपाती होता है। यानी कि देखिए, P प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ गैस के, ठीक है, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब देखो P के यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो P बराबर के एच इंटू एक्स हो जाएगा, वो भी गैस का। यहां तक कि हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर हेनरी के नियम से ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हेनरी के नियम का अगर ग्राफ बनाए इस नियम से, तो देखिएगा क्या ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x और y दो अक्ष पर हम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर x अक्ष को हम क्या मानेंगे, गैस का मोल प्रभाज, ठीक है, यानी कि x मानेंगे, और y अक्ष को हम क्या लेंगे, दाब। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दाब और मोल प्रभाज के बीच यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, दाब और मोल प्रभाज के बीच ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिएगा P बराबर के एच इंटू एक्स का हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ का जो जनरल फॉर्मूला होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, प्लस जीरो कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो सी है इंटरसेप्ट, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर ग्राफ कहां से शुरुआत होगा, ओरिजिन से शुरुआत होगा, यानी कि जीरो से स्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर यम क्या होता है, स्लोप होता है, जो कि क्या है, के एच है। स्लोप क्या होगा, यहाँ पर के एच होगा। सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट होता है। और यहां पर यम क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप होता है। ठीक है, और ये y हो गया, y अक्ष, x हो गया x अक्ष। तो x अक्ष पे आपका होगा x, और y पे अक्ष पे क्या होगा, p। ठीक है, तो यहां पर देखो और क्या है, p जो है, p और x के बीच में प्रोपोर्शनलिटी का जो है यहाँ पर रिलेशन आ रहा है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। यम क्या है, के एच आ रहा है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप जो है पॉजिटिव होता है, तो वो क्या होता है, जो है ग्राफ ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन अगर स्लोप निगेटिव होता है तो ग्राफ नीचे की तरफ आती है। तो और यहाँ पर देखो इंटरसेप्ट जीरो है, तो ओरिजिन से शुरुआत होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगी, और यहाँ पर जो है, हाँ, और यहाँ पर जो जिन दोनों के बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं उनमें प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है, तो यहाँ पर ग्राफ क्या होगी, सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो भी ऊपर की तरफ जाएगी। तो देखिए ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हेनरी के नियम का ग्राफ बन जाएगा। और अगर इस लाइन की ढाल पूछे तो ढाल क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा इस लाइन का ढाल। ठीक है, तो ये हो गया हेनरी के नियम का ग्राफ। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, और इनके कुछ लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं यहाँ पर। चलो, इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हेडिंग डालेंगे, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो देखिएगा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या होंगे।
तो यहाँ पर हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पढ़ते हैं हम एक एक करके। तो एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल होता है हेनरी के नियम को समझने के लिए या इनके अनुप्रयोग का। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहला अनुप्रयोग जो होगा वो देखिएगा कि जो यहाँ पर गोताखोर होते हैं, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर कि जो भी समुद्र में नीचे जाते हैं कुछ खोजने के लिए, उनको क्या बोला जाता है? गोताखोर बोला जाता है ना। जो भी स्कूबा ड्राइवर्स बोला जाता है जो भी समुद्र में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लो कि कोई भी स्कूबा ड्राइवर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम कोई एक पर्सन ले रहे हैं, ठीक है, स्कूबा ड्राइवर, चित्रकारी पे मत जाइएगा यहाँ पर, ठीक है। ये मान लो कोई एक स्कूबा ड्राइवर है, इसको क्या करेंगे हम, एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ये कहां पर जाएगा? समुद्र के गहराइयों में जाएगा, ठीक है, कुछ खोजने के लिए ये क्या करेगा? समुद्र के गहराइयों में जाएगा। तो ये अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में कुछ गैसेस भर के ले जाता है, ठीक है, ये अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में कुछ गैसेस भर के ले जाएगा। ये देखो यहाँ पर नॉर्मल एयर क्यों नहीं भरते हैं, ठीक है, वायु ये क्यों नहीं भर के लेके जाते हैं अभी बताएंगे। अगर देखो ये वायु भर के लेके जाएंगे तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लगभग 78% नाइट्रोजन होता है ना। तो ये क्या होता है, और देखो, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। लेकिन जब भी ये क्या करेंगे, नीचे समुद्र में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा कम करके यहाँ पर हीलियम गैस भर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, चलिए देखिएगा। ये मान लो कि अगर ये क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल वायु भर के ये जैसे समुद्र में जा रहे हैं, ठीक है, समुद्र में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर समुद्र में जा रहे हैं तो ये क्या होगा, समुद्र में जैसे जैसे नीचे जाएंगे वहां पे क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे दाब बढ़ता जाता है। तो जो गैसेज यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर प्रेशर पर, यानी कि एक एटीएम पर जो भी गैसें नहीं घुल रही थी हमारे शरीर में, यानी हमारे रक्त में जो गैसें नॉर्मल प्रेशर पर नहीं घुल रही थी, अब यहाँ पर जब हम समुद्र में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगी, गैसें घुल जाएंगी। तो जो ये स्कूबा ड्राइवर जो है नॉर्मल एयर भर के लेके जाएगा तो इसके शरीर में क्या होगी, नाइट्रोजन घुल जाएगी जब ये नीचे जाएगा। और देखो जब ये ऊपर की तरफ आएगा फिर प्रेशर घटेगा, और हम जानते हैं कि दाब के घटने से गैस की विलेयता घटती है, और जब ये ऊपर जाएगा तो गैस की विलेयता घटेगी। तो जब गैस की विलेयता घटेगी तो गैस जो है वो तेजी से बाहर निकलना चाहेगी, ठीक है, जब तेजी से बाहर निकलना चाहेगी तो वो जो है, जो हमारे नसों में N2 गैसेस घुल गई हैं वो क्या करेंगी, बाहर निकलना चाहेगी। तो वो क्या करेंगी, नसों की जो सिराएं होंगी, उनके जो बाहरी परत होगी उस पर क्या करेंगी, दाब लगाएंगी, ठीक है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है, जब ये बाहर जाएगा तो बहुत ज्यादा पेन होगा, ठीक है। एक तो ये कारण होता है कि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी गैसेस भर देते हैं जैसे हीलियम, जो कि अधिक दाब पर भी नहीं घुलता है। और एक कारण और होता है, देखिएगा, मान लो जैसे मान लो कि अगर ये ज्यादा देर तक समुद्र में रुकता है, ठीक है, ज्यादा देर तक समुद्र में रुकता है तो नाइट्रोजन की मात्रा, जब नाइट्रोजन ज्यादा घुल जाएगी हमारे शरीर में तो यहाँ पर एक क्या होने लगता है, एक नशा होने लगता है, ठीक है, एक नशा होने लगता है। जब ज्यादा शरीर में नाइट्रोजन घुल जाएगी तो एक नशा होने लगता है जिसे बोला जाता है समुद्री नशा, ठीक है, जिसे समुद्री नशा बोला जाता है, जिसे समुद्री नशा बोला जाता है, यानी कि इंग्लिश में इसे बोला जाता है नाइट्रोजन नार्कोसिस, नाइट्रोजन नार्कोसिस बोला जाता है, ठीक, नाइट्रोजन नार्कोसिस बोला जाता है। ये नाइट्रोजन नार्कोसिस क्या होता है, देखो समुद्र में जब ज्यादा जो है नाइट्रोजन की मात्रा हमारे शरीर में घुलेगी तो वहां पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा नशा हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन नार्कोसिस। और ये नशा जो है ना, ये जो है यहाँ पर जो देखते हैं आप लोग की देसी पौआ पी के जो नालियों में घूमते रहते हैं ना, या नालियों में सो जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा नशा होता है ये नाइट्रोजन नार्कोसिस में, ठीक है।
तो ये नाइट्रोजन नार्कोसिस के प्रभाव को समझिएगा अच्छे से कि नाइट्रोजन नार्कोसिस क्या होता है। कि जब भी यहाँ पर क्या होते हैं, समुद्र में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, हमारे शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे क्या होता है कि एक नशा होने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन नार्कोसिस बोलते हैं। और ये नाइट्रोजन नार्कोसिस का प्रभाव जो है ये यहाँ पर दारू या अल्कोहल या और जितनी भी सारी नशे हैं उनसे ज्यादा होता है, ठीक है, उनसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक तो नाइट्रोजन नार्कोसिस के प्रभाव को कम करने के लिए, और एक जो है स्कूबा ड्राइविंग करके बाहर निकलते वक्त जो पेन होता है, ये इतना ज्यादा पेन होता है कि जो नसों में घुली हुई गैसें हैं वो बहुत तेजी से निकलना चाहती है। कई कई बार ऐसा होता है कि नसें फट जाती हैं या ब्रेन हेमरेज होने का भी डर होता है, जिसको कम करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, हिंदी के नियम के अनुसार यहाँ पे क्या किया जाता है, हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस क्या होता है कि यह अधिक दाब पर भी नहीं घुलता है। तो चलिए पहले प्रभाव को लिखेंगे, पहले प्रभाव को लिखेंगे। देखिए, गहरे समुद्र में गोताखोरी यानी कि स्कूबा ड्राइविंग करने वाले अपने श्वसन यंत्र यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर में श्वसन यंत्र में कुछ ऐसी गैसेस भरते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी गैसेस भर के लेके जाते हैं, ठीक है। श्वसन यंत्र में ऑक्सीजन के अलावा O2 के साथ हीलियम गैस भरते ऐसा क्यों करते हैं, इन प्रभावों को, यानी कि बाहर आते वक्त पेन ना हो और नाइट्रोजन नार्कोसिस के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। भरते हैं क्योंकि जिससे यहां पर भरते हैं जिससे समुद्र से बाहर आते समय क्या हो, यहां पर पेन ना हो, यानी कि समुद्र से आते समय दर्द का प्रभाव कम किया जा सके, ठीक है। समुद्र से आते समय दर्द के प्रभाव को कम किया जाए और नाइट्रोजन नार्कोसिस के प्रभाव को भी कम किया जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा जो है, जो यहाँ पर स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन की मात्रा कम करके ले जाते हैं। तो ये एक आपका बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक था। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या होता है इसका अनुप्रयोग। एक सेम इसका उल्टा होगा। देखो, जैसे समुद्र की गहराइयों में जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है तो नाइट्रोजन की मात्रा कम की, लेकिन अगर देखो यही सेम इसका उल्टा हो, अभी तो समुद्र में जा रहे थे, अब पहाड़ों पे लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब समुद्र में हो गया, अब एक बार पहाड़ों पे चलते हैं। देखिएगा, जैसे कोई पर्वत है, मान लो कि माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। उस पे क्या करते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है, या जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है ना। जब दाब कम होगा
तो ऑक्सीजन की मात्रा कम घुलेगी ना। बताया था कि जब दाब घटेगा तो ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में कम घुलेगी, गैस की विलेयता कम होगी। तो यहाँ पर देखो अब ये क्या करेंगे, अभी जब समुद्र में जा रहे थे तो दाब बढ़ रहा था तो नाइट्रोजन कम किए, अब ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन बढ़ाएंगे? नहीं, नाइट्रोजन नहीं बढ़ाएंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम ऊपर जाते हैं, देखो जैसे कोई अगर पर्वतारोही है, ये ऊपर जा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होती है, वायुमंडलीय दाब घटता है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है हमें। तो ये जो सिलेंडर लेके जाते हैं ना, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा ले जाते हैं, ठीक है। इनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर में ये लगभग 95 टू 98% तक ऑक्सीजन भरते हैं, ठीक है। अपने शुद्ध ऑक्सीजन भर के ले जाते हैं ये, क्योंकि अगर यहाँ पर जो है हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ाएंगे। तो जो पर्वतारोही होते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक करके जाते हैं। क्यों करके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कम, यहाँ पर क्या होता है, दाब कम होता है, ऑक्सीजन कम घुलती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, तो उससे क्या होगा, बैलेंस बन जाता है, ठीक है। तो चलिएगा यहां पर देखिएगा अगला पॉइंट, पर्वतारोही पर्वतारोही अपने श्वसन यंत्र में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक लगभग यहां पर हो जाएगा 95 से 98% तक, 98% तक ले जाते हैं, ठीक है। 98% तक, 98% तक करते हैं, करके ले जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब घटता है, जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो ऑक्सीजन की विलेयता घटेगी, इस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक कर लेते हैं, तो जिससे बैलेंस बन जाता है। तो चलिए अगले पे चलते हैं, अगला पॉइंट इसको लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि हमारे शरीर में, ठीक है, जो भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ठीक है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी हेनरी के नियम के द्वारा ही होता है। अगला पॉइंट ये लिख लेंगे, ठीक है। देखो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान भी हेनरी के नियम से ही होता है, हेनरी के नियम से ही होता है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर एक तो और बताया था ना कोल्ड ड्रिंक्स वाला, कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो है CO2 गैस को अधिक दाब के साथ बोतल में भरा जाता है, ठीक है। तो ये भी हेनरी के नियम का ही अनुप्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट भी लिख लीजिए, कि इसमें लिख लीजिए आपका, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा पॉइंट भी लिख लीजिए कि मृदु पेय पदार्थ, यहाँ पे देखिएगा मृदु पेय पदार्थ यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, मृदु पेय पदार्थ यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स में भी CO2 का अधिक दाब के साथ भरा जाना, ठीक है, अधिक दाब के साथ
CO2 गैस का कोल्ड ड्रिंक्स में भरा जाना भी हेनरी के नियम का ही अनुप्रयोग होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया अनुप्रयोग की बात। अब हम चलते हैं इनकी लिमिटेशन की तरफ। ठीक है, कि हेनरी के नियम के जो है लिमिटेशंस क्या है, यानी कि कमियां क्या है या इनकी सीमाएं क्या है, उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये एक आपका बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो देखिएगा सीमाएं क्या है हेनरी के नियम की। देखिए पहली बात तो जो दाब होना चाहिए वो बहुत ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। गैस का दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैस का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। और देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, दूसरा पॉइंट यह होगा कि गैस का ताप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना तो ताप बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना तो दाब बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और देखिए अगला पॉइंट कि जो भी गैस घोली जा रही है, ठीक है, गैस जो भी घोली जा रही है उसकी आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, विलयन में विलयन में विलयन में गैस की आणविक अवस्था में आणविक अवस्था में परिवर्तन आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये तीन जो है इनके जो है सीमाएं हैं। ठीक है, इनके नियम की ये तीन सीमाएं हैं। तो यहां तक लिख लीजिए आप लोग। चलिए आगे हम देखते हैं हेनरी के नियम का एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे हेनरी के नियम पर। इसको मिटा देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। 298 केल्विन ताप पर जल में, देखिए क्वेश्चन है 298 केल्विन ताप पर जल में N2 गैस की विलेयता, जल में N2 गैस की विलेयता, जल में N2 गैस की विलेयता, विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान, विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान, हेनरी स्थिरांक का मान 1 गुणे 10 की घाते 5, 1 गुणे 10 की घाते 5 एटीएम है। 1 गुणे 10 की घाते 5 एटीएम है। वायु में N2 का मोल प्रभाज, और देखिए यहां पे कहा गया है कि वायु में N2 गैस का मोल प्रभाज, N2 का मोल प्रभाज 0.8 है, 0.8 है तथा 5 एटीएम दाब पर, तथा 5 एटीएम दाब पर
5 एटीएम दाब पर 10 मोल जल में 10 मोल जल में घुली N2 10 मोल जल में घुली N2 गैस के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। N2 गैस के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन कहा गया है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है हमारे पास। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पर देखिएगा आप लोग, कहा गया है कि 298 केल्विन ताप पर जल में N2 गैस की विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दिया गया है। यहाँ पर 1×10⁵ एटीएम है। वायु में N2 का मोल प्रभाज दिया गया। देखो ये कहा दिया गया, वायु में N2 का मोल प्रभाज दिया गया, ये ध्यान दीजिएगा। और मोल प्रभाज कितना है, 0.8 है। और यहाँ पर तथा कुल दाब जो है वो 5 एटीएम दाब दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए KH बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है, KH बराबर दिया गया है 1×10⁵ एटीएम यहाँ पर दिया गया है। और देखो वायु में N2 गैस की मोल प्रभाज दिया गया है और जल में N2 गैस की मोल प्रभाज पूछा गया है। अब देखो वायु के लिए, देखो N2 गैस के लिए अब हम क्या निकालेंगे, दाब निकालेंगे। ठीक है, ये क्या दिया गया है, कुल दाब। कुल दाब कितना है, कुल दाब यानी कि P टोटल बराबर कितना है, 5 एटीएम है। ठीक, और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर वायु में N2 का मोल प्रभाज, वायु में N2 का मोल प्रभाज यहाँ पर दिया गया है 0.8 दिया गया है। अब देखिएगा यहां से हम निकालेंगे कि N2 गैस के लिए, ठीक है, या N2 गैस के लिए दाब कितना होगा। ठीक है, N2 गैस का दाब कितना होगा, यहाँ पर देखिएगा प्रेशर ऑफ N2 निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, कुल दाब यानी कि PT, और वायु में N2 के मोल प्रभाज के यानी कि 0.8 के। यहाँ पर हो जाएगा PN2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे में 0.8 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4 एटीएम यहाँ से क्या आएगा, दाब आ जाएगा। अब हम हेनरी के नियम से, यहाँ पर देखिएगा, अब हम हेनरी के नियम से लगाएंगे। हेनरी के नियम से तो यहां से हो जाएगा प्रेशर बराबर KH इंटू यक्स ऑफ गैस के। ठीक है, यक्स हमें निकालना है, N2 के मोल प्रभाज हमें निकालने हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू दिया गया 4 बराबर 1×10⁵ गुणे में यक्स हो जाएगा। यहाँ पे यक्स बराबर हो जाएगा 4/1×10⁵। तो यहाँ से यक्स बराबर हो जाएगा 4 गुणे में 10⁻⁵ मोल या प्रति मोल। ठीक है, एक मोल में कितना होगा, इतना मोल प्रभाज होगा ना एक मोल जल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रति मोल। अब हमें कितने के लिए पूछा है, एक मोल में N2 गैस की विलेयता कितनी है, एक मोल जल में इतनी है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि एक मोल जल में N2 की या N2 के मोल प्रभाज, N2 के मोल, ठीक है, N2 के मोलों की संख्या बराबर कितना है, 4×10⁻⁵ मोल। अब देखो यहाँ पर 10 मोल में कितना होगा, 10 मोल जल में कितना होगा, N2 के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4×10⁻⁵ हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना आएगा, ये 10 का गुणा होगा तो यहाँ पर एक अंक कम हो जाएगा पावर में।
यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 मोल। तो यही होगी आपका आंसर, हो जाएगा यही आपका, हो जाएगा यही आंसर। तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, और इसी प्रकार से हम आगे और भी क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। अगर और क्वेश्चन चाहिए होगा आप लोगों को तो कमेंट कीजिएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कीजिएगा, आप लोगों के लिए हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं।